हेलो बच्चों, कैसे हो आप। तो चलिए, 10th का एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है और आपको इसके लिए ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव सारा क्वेश्चन तैयार करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, हम आपको सारे सब्जेक्ट की तैयारी बहुत अच्छे ढंग से करवा देंगे, ठीक है। तो चलिए, आज हम लाए हैं हिस्ट्री का पहला चैप्टर, यूरोप में राष्ट्रवाद, ठीक है। ये यूरोप में राष्ट्रवाद का पहला चैप्टर का टोटल ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक वीडियो में ही हम देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, तो चलिए पहला क्वेश्चन है, रॉबर्ट ओवेन कहाँ का निवासी था। तो याद रखिएगा, रॉबर्ट ओवेन जो था ना, ब्रिटेन का उद्यमी था, ठीक है। ब्रिटेन का उद्यमी था, ब्रिटेन के समाजवाद का जनक भी इसे कहा जाता है, ठीक है। इसने बहुत सारे काम किए हैं, ठीक है, लोगों की मदद की, यानी कि एक अच्छे प्रणेता के रूप में इसे जाना जाता है। एक अच्छा इंसान था, ठीक है। तो इतिहास दो ही चीज़ को याद रखता है, एक अच्छा नहीं तो बुरा। तो यह एक अच्छा इंसान था, ठीक है, जो ब्रिटेन का रहने वाला था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, यंग यूरोप की स्थापना कब हुई। तो यहाँ पे थोड़ा ऑप्शन गलती हो गया है, 1934 में हुई थी। कब हुई थी, तो 1934, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, 3 नंबर, यंग इटली की स्थापना किसने की थी। यंग इटली की स्थापना किसने की थी। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो मेजनी ने की थी। किसने की थी, मेजनी ने, ठीक है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका भी ऑप्शन हो जाएगा ए, मेजनी। यंग यूरोप का संस्थापक मेजनी था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, हम क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इटली में राष्ट्रवाद के जन्मदाता कौन थे, ठीक है। इसमें बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, ठीक है। इटली में राष्ट्रवाद के जन्मदाता कौन थे, तो इसका ऑप्शन होगा नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है। बहुत बच्चे मेजनी मार देते हैं, ठीक है, मेजनी तो थे ही, लेकिन वो एकीकरण किए थे। राष्ट्रवाद के जन्मदाता नेपोलियन को ही माना जाता है, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, एकीकरण का मसीहा कौन था। तो मेजनी था। कौन था, मेजनी, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ का। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, इटली के एकीकरण का तलवार किसे कहा जाता है। तो भैया गैरीबाल्डी को। किसे कहा जाता है, तो गैरीबाल्डी, ठीक है। इसने बहुत सारे युद्ध लड़े थे गैरीबाल्डी। गैरीबाल्डी एक ऐसा व्यक्तित्व है ना कि इटली में उसे अच्छे छवि के नाम से जाना जाता था। पेशे से वो एक नाविक था, ठीक है ना। वो युद्ध तो लड़ता था, जिस क्षेत्र को जीतता था गरीबों में बांट देता था, यानी कि बहुत ही अच्छा इंसान था, ठीक है। चलिए, 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो भैया इसका आंसर हो जाएगा यूरोप। क्या हो जाएगा, यूरोप, ठीक है। 9 नंबर देखते हैं, जर्मनी के एकीकरण का लिए कौन उत्तरदायी है। तो भैया इसका आंसर हो जाएगा बिस्मार्क। कौन हो जाएगा, बिस्मार्क, ठीक है। आगे हम देखते हैं, जर्मनी के एकीकरण के वास्तुकार कौन था, ठीक है। जर्मनी के एकीकरण के वास्तुकार कौन था। तो भैया जब एकीकरण बिस्मार्क ने किया था, तो वास्तुकार भी तो बिस्मार्क ही होंगे ना, ठीक है। अगला है 11, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन सा देश था। तो एक देश की बहुत ज़्यादा चर्चा होती है, जिसकी नाम थी ऑस्ट्रिया, ठीक है। ऑस्ट्रिया ये ऐसा एक देश था जो किसी भी देश का एकीकरण होने नहीं दे रहा था, ठीक है। आगे चलते हैं, इटली के एकीकरण में निम्नलिखित में किसका संबंध नहीं है। तो बिस्मार्क का नहीं है, मेजनी का नहीं है, काबुल का नहीं है, फिर गैरीबाल्डी का नहीं है, ठीक है। तो 3 को देखिए, इटली के एकीकरण में, तो इसका आंसर तो ए हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों इटली के एकीकरण में थे, तीनों था, एक नहीं था जिसका नाम था बिस्मार्क, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, ठीक है। फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण था, ठीक है ना। 13 नंबर क्वेश्चन है कि फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण क्या था, ठीक है। तो निरंकुश शासन व्यवस्था, ठीक है। आगे चलते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर है, फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है। तो नेपोलियन को, है ना, वाल्टियर को, है ना, दिदरो को, या रूसो को, ठीक है ना। 14 नंबर का क्वेश्चन का आंसर होगा रूसो को, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, फ्रांस ने मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा सभा में की, ठीक है, व्यवस्थापिका, ठीक है, संविधान सभा, उसके बाद है नेशनल कन्वेंशन डायरेक्टिव, ठीक है। तो 15 का जो आपका आंसर होगा वो होगा 20 संविधान सभा, है ना। कब की थी फ्रांस ने। तो फ्रांस, देखिए थोड़ा टाइपिंग मिसिंग हो गया, तो उसके लिए दिक्कत नहीं है, संविधान सभा इसका आंसर होगा, ठीक है। फ्रांस में सामंतवाद का अंत कब हुआ, यानी कि अथवा फ्रांसीसी क्रांति कब हुई, ठीक है। तो याद रखिएगा 1789 में तो हुई थी, लेकिन डेट को याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ये हुई थी 4 अगस्त 1789 को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस में किस शासक वंश, है ना, की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी, ठीक है ना। हैब्सबर्ग, आलिया, बुर्बो वंश, ठीक है, और
जारसाई, ठीक है। तो इसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो 17 नंबर का जो आपका जो आंसर है, ठीक है, सी हो जाएगा, ठीक है, बुर्बो राजवंश, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो भैया यूनान है, जर्मनी है, इटली है और ब्रिटेन है। तो इसका आंसर यूनान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूनान, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर, ठीक है। 19 है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो भैया यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो तुर्की को, ठीक है। किसको कहा जाता है? तुर्की को। तो यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? तो यूरोप वासियों के लिए तो एक देश है जिसकी संस्कृति आज भी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है, वो है यूनान, ठीक है। याद रखिएगा इस चीज़ को। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक ने जैकोबिन क्लब की स्थापना की? तो हैदर अली, टीपू सुल्तान, है ना, सफदरजंग, शिवाजी। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा टीपू सुल्तान, ठीक है। तो 21 का आपका बी, ठीक है। 22 है, बिस्मार्क क्या था? कवि था, ठीक है, नाटककार था, संगीतज्ञ था या कूटनीतिज्ञ था, ठीक है। तो बिस्मार्क इसमें से आप बता सकते हैं कि क्या था, ठीक है। तो बिस्मार्क एक क्या था? कूटनीतिज्ञ था। क्या था वो? संगीतकार, नाटककार तो हो नहीं सकता। लड़ाकू इंसान ना तो संगीतकार होता है ना नाटककार होता है, ठीक है। बिस्मार्क पर्सा का चांसलर कब नियुक्त किया गया? ठीक है, तो 1860, 1863, 1862 या 1865, ठीक है। तो होगा 1862, ठीक है। कितना होगा? 1862, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था? तो हीगेल की विचारधारा से ये बहुत ज़्यादा प्रभावित था, ठीक है। तो 24 का भी। 25 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन में वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो 1815, 1820, 1818 और 1848, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 1815। कब हुआ था? तो 1815, ठीक है। अच्छा, वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? ठीक है, वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? तो यहाँ पे मेटरनिक, है ना। उसके बाद आपका दिया हुआ है नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है। उसके बाद लुई 18वां, उसके बाद है चार्ल्स एडवर्ड। तो 26 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो होगा मेटरनिक। क्या हो जाएगा? मेटरनिक, याद रखिएगा। 26 का। 27 है, विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? तो पर्सा का। कहाँ का था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। कहाँ का शासक था? तो पर्सा, है ना। उसी ने बिस्मार्क को लाया था शासन में, ठीक है, और उसने इन्हें जर्मनी का एकीकरण किया था, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? ठीक है ना। नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? तो 5 कोड थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर देखते हैं। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की है ना? तो है ना, टास्मेनियन संघ, है ना, सिसलपाइन संघ, है ना, राइन संघ, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो 29 का जो आंसर हो जाएगा राइन संघ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइन संघ, ठीक है। 30 है, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू किया गया था? तो 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1804, यानी कि इसे 1804 में लागू किया गया था, ठीक है। मेटरनिक क्या था? ठीक है, मेटरनिक क्या था? क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है। 31 नंबर, तो मेटरनिक जो था घोर प्रतिक्रियावादी था। क्या था? घोर प्रतिक्रियावादी था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 32, मेटरनिक का पतन किस वर्ष हुआ था? ठीक है, तो 1847, 1848, 1849, 1850। तो इसका पतन हुआ था 1848 में, ठीक है, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन हम 33 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा देखते हैं, ठीक है। मेटरनिक कौन था, है ना? मेटरनिक कौन था? रूस का जार था, यानी कि रूस का राजा था। ऑस्ट्रिया का चांसलर था। क्या था बताइए? तो ये ऑस्ट्रिया का चांसलर था और इसने अपने ऑस्ट्रिया के लिए बहुत अच्छा शासन भी किया था, ठीक है। इसीलिए मेटरनिक युग भी उसे कहा जाता है, ठीक है। मेजनी ने सन, है ना, 1834 में किस संस्था का गठन किया था? ठीक है, तो आपको हम 2 नंबर क्वेश्चन बताए थे, याद रखिएगा। यंग यूरोप, ठीक है, यंग यूरोप। चलिए, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो लाल सेना, कार्बोनरी, है ना, फिलिक, है ना, हेटारिया या डाइट। तो कार्बोनरी, ठीक है ना, याद रखिएगा। इसका बी हो जाएगा 35 का। 36 है ना। अगला क्वेश्चन है, जलवेराइन एक संस्था थी किसकी? क्रांतिकारियों की, व्यापारियों की, विद्वानों की या पादरी सामंतों की? ठीक है,
तो ए ऑप्शन जो इसका 36 का है आपका हो जाएगा व्यापारियों की। किसकी थी? व्यापारियों की। ठीक है। 37 नंबर है, जलवेराइन की स्थापना किस राज्य में की गई थी? किस राज्य ने की? ठीक है, तो पर्सा ने, ऑस्ट्रेलिया ने, है ना, सार्डिनिया ने या नेपल्स ने। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, पर्सा ने किया था। किसने किया था? पर्सा ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हंगरी की राजधानी कहाँ है? तो हंगरी की राजधानी कहाँ है? तो बुडापेस्ट है, पेरिस है, रोम है या मॉस्को है। ठीक है, तो 38 का आंसर ये हो जाएगा, बुडापेस्ट। क्या हो जाएगा? बुडापेस्ट, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 39, हंगरी की भाषा क्या थी? ठीक है, 39 नंबर, हंगरी की भाषा की फ्रेंच थी कि पोलिश थी या कि म्यांमार थी कि इतावली थी? ठीक है, तो म्यांमार थी। क्या थी? म्यांमार। सी हो जाएगा इसका। हंगरी में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? हंगरी में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो नेपोलियन ने किया था, है ना, कोसुत ने किया था, मेटरनिक ने किया था या गैरीबाल्डी ने किया था? तो याद रखिएगा, कोसुत ने किया था। 41 देखते हैं, हनोई समझौता कब हुआ था? ठीक है, 1942, 1943, 1944, 1946। 41 नंबर क्वेश्चन है जिसका आंसर होगा 1946 में हुआ था। ठीक है, 42 है, सेडोवा के युद्ध में किसकी हार हुई? पर्सा की, है ना, सार्डिनिया की, नेपल्स की या ऑस्ट्रेलिया की? ठीक है, तो 42 का जो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया होगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया हारा था। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया की हार हुई थी। ठीक है, अगला है, सेडोवा का युद्ध किसके बीच हुआ था? ठीक है, रोम, इटली, ऑस्ट्रेलिया, पर्सा, भारत, पाकिस्तान या चीन, म्यांमार, है ना। तो 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका बी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया और पर्सा। ठीक है, 44 है, सेडान का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? आपको पहले ही बता दिया, टाइपिंग में थोड़ा गड़बड़ है तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। सेडान का युद्ध किसके बीच हुआ था? ऑस्ट्रेलिया, पर्सा, पर्सा डेनमार्क, पर्सा फ्रांस या फिर इटली रोम, है ना। तो 44 का जो आपका आंसर हो जाएगा पर्सा फ्रांस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पर्सा और फ्रांस के बीच हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? तो 1890, 1848, 1871 और 1870। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1871। 46 है, जर्मनी राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो लुई अटरमा, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन तृतीय या बिस्मार्क ने? ठीक है, तो 46 का आंसर आपका हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट ने। ठीक है, याद रखिएगा, जर्मन यानी कि राइन राज्य का निर्माण इसने किया था। ठीक है, 47 है कि यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी हार हुई थी? रूस की, फ्रांस की, यूनान की या तुर्की की? ठीक है, तो 47 नंबर का जो आपका आंसर हो जाएगा तुर्की की। किसकी? तुर्की की। ठीक है, आगे चलते हैं, 48 नंबर देखते हैं, क्रीमिया युद्ध कब हुआ था? है ना, क्रीमिया का युद्ध कब हुआ था? 1840, 1845, ठीक है, 1853 से 54, 1856। इसका आंसर होगा 1853 से 54। ठीक है, कब हुआ था? 1853 से 54। कार्बोनरी की स्थापना कब हुई थी? तो 1800, ठीक है, 1805, 1808, 1810। ठीक है, 49 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आंसर होगा 1810। ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन है, काउंट काबूर को विक्टर, है ना, एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? सेनापति, फ्रांस के राजदूत, प्रधानमंत्री या गृह मंत्री? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, प्रधानमंत्री। तो चलिए, ये 50 क्वेश्चन का सीरीज खत्म हुआ। और सारे सब्जेक्ट यहाँ तक मैथ और जितने भी सब्जेक्ट हैं क्लास 10 के जो आपके एग्जाम से संबंधित है, सारी की तैयारी हम करवा देंगे बहुत अच्छे ढंग से। चलिए, इसको आप तैयार कर लीजिए।